अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुस्कान फ्रॉम गेम्स कम्बर्ट। और मैंने पहले 2 क्लासेस जूम पे हम ली थी जो डेमो क्लासेस थी, एंड दिस इज़ माय थर्ड डेमो क्लास। तो हमने पिछले सेगमेंट में फ़िश के रेस्पिरेटरी सिस्टम तक डन कर दिया था और आज हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द बर्ड। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द बर्ड में मैंने कुछ इंट्रो तो दे दिया था, बट आई वुड लाइक टू रिपीट इट बिकॉज़ वो बीच में ही क्लास ओवर हो गई थी। तो बर्ड्स में क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड लंग्स से, ये जो बर्ड्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड लंग्स से रिस्पायरेट करते हैं, और इनमें जो लंग्स होते हैं वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि इस पिक में आप देखेंगे कि ये जो थोरेसिक सेगमेंट में आपको दिख रहे हैं ये हैं इनके लंग्स बर्ड के, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर सैक्स होते हैं जो डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द बर्ड में हमें मिलेंगे। जैसे कि 1, 2 ये दोनों जो एयर सैक है ये थोरेक्स रीजन में है, ये वाला एयर सैक जो है यहाँ पे लेबलिंग हुई है ये वाला विंग्स वाले रीजन में है, और ये वाले जो दोनों एयर सैक है ये हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, बर्ड के एब्डोमिनल रीजन पे। मतलब कि बर्ड के पास डिफरेंट स्पेशलाइज सिस्टम होता है जो किसी और में नहीं होता। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि यहाँ पे नॉस्ट्रल्स होती हैं और माउथ होता है। यहाँ से बर्ड रेस्पिरेट करेगा, इनहेल करेगा ऑक्सीजन को, और ट्रेकिया से डाउनवर्ड जाएगा किसकी तरफ, लंग्स की तरफ। तो लंग्स में एक स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं पैराब्रोंकाई। अब ये जो पैराब्रोंकाई है आप देखेंगे कि यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, बड़ा किया हुआ है। ये पैराब्रोंकाई, इस पैराब्रोंकाई को हम रेस्पिरेटरी सरफेसेस ऑफ द बर्ड कहेंगे, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। अब एक दूसरी बात ये कि बर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट वेंटिलेशन करते हैं। पिछले सेगमेंट में हमने पढ़ा था कि फ्रॉग करते हैं इनकम्प्लीट वेंटिलेशन। तो मैंने आपको बताया था इनकम्प्लीट वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि जब कभी भी हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो वो ऑक्सीजन कुछ हमारे लंग्स में एक्सहेल करने के बाद कुछ एयर उसमें रह जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, जब दूसरे टाइम बंदा या फ्रॉग ब्रीथ करेगा तो वो पिछली एयर जो बची थी लंग्स में उसमें मिक्स हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, ये हुई इनकम्प्लीट वेंटिलेशन, मतलब कि एयर मिक्स हो गई। लेकिन बर्ड में कौन सी वेंटिलेशन होती है, कंप्लीट वेंटिलेशन। अब ये कंप्लीट वेंटिलेशन बर्ड्स में कैसे होगी, पहले मैं आपको इस फिगर में समझा लेती हूँ, फिर रजिस्टर पे समझाऊंगी। ये देखें, फोकस कर रही हूँ। यहाँ पे बर्ड का इंटीरियर एयर सैक है, और ये जो बर्ड के हैं इसको हम पोस्टीरियर एयर सैक कह सकते हैं। तो क्या होता है, जब बर्ड ऑक्सीजन को अंदर लेगा तो पहले क्या होगा कि पोस्टीरियर एयर सैक में एक ब्रीथ जाएगी, तो बर्ड क्या करेगी, उसी टाइम पे दूसरी ब्रीथ लेगी, मतलब 2 ब्रीथ साथ लेती है बर्ड। जब पोस्टीरियर में एक ऑक्सीजन वाली ब्रीथ आई तो दूसरी ब्रीथ क्या करेगी, इसको एंटीरियर में भेजेगी, और एंटीरियर में भेज के फिर जो दूसरी ब्रेथ है वो पोस्टीरियर में आ जाएगी, एंड देन जो लंग्स से वो ट्रांसपोर्ट होकर कंप्लीट वेंटिलेशन होगा। आपको फिगर में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखें, कंसीडर करें ये है एंटीरियर एयर सैक बर्ड का, और यहाँ पे हम बनाते हैं इसके पैराब्रोंकाई जो मैंने आपको बताया कि लंग्स में होते हैं, बीच में लंग्स हैं तो हमने बीच में पैराब्रोंकाई को रख दिया, और ये आप समझें कि पोस्टीरियर एयर सैक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से बर्ड 2 ब्रीथ लेगा, 2 ब्रीथ एक ही टाइम पे। जो पहली ब्रीथ इसने ली तो कहाँ जाएगी, पोस्टीरियर में जाके ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है। फिर जब दूसरी ब्रीथ आएगी, सेकंड ब्रीथ, तो सेकंड ब्रीथ क्या करेगी, इस फर्स्ट ब्रीथ वाली एयर को पैराब्रोंकाई से पास करा के एंटीरियर एयर सैक में स्टोर कर देगी, और जो सेकंड वाली ब्रेथ वाली एयर है
वो पोस्टीरियर सेक में आ जाएगी। फिर जब इसमें से पैराब्रोंकाई में मैंने आपको बताया कि हाईली वस्कुलराइज्ड है, इसमें कैपिलरीज अटैच्ड होती हैं बहुत सारी, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होगा। तो यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से ऐड होगी और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में जाएगी। जब ऑक्सीजन हमने ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे दी, तो फर्स्ट ब्रेथ में अब ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड की। वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी और जो दूसरी एयर है वो फर्स्ट एयर के साथ मिक्स नहीं हुई, तो कम्प्लीटली वेंटिलेट कर गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट वेंटिलेशन। बर्ड्स में ये वाला मेथड कंप्लीट वेंटिलेशन का इसलिए होता है, इसका फ़ायदा ये है कि ताकि वो ऊपर जो आसमान में बहुत ऊपर उड़ते हैं उनके लिए एनर्जी सप्लाई ज़्यादा मिले और ऑक्सीजन की शॉर्टेज ना हो। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन वे फ्लो ऑफ एयर इनेबल्स अ बर्ड टू fly at very high altitude without any shortage of oxygen as the air coming in lungs always oxygen rich। मतलब कि एयर जो अब लंग्स में पैराब्रोंकाई में आएगी वो ऑलवेज ऑक्सीजन रिच होगी, उसमें 100% ऑफ द ऑक्सीजन होगी, उसमें कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स नहीं होगी। जब एयर ऑक्सीजन रिच होगी तो उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड होगा। अब ये जो एयर सैक हैं वो लंग्स से आप मिक्स नहीं कर लेना, ये लंग्स इसमें अलग होते हैं और ये वाले जो मैंने आपको दिखाए ये एयर सैक बर्ड्स में अलग होते हैं। ये हो गया बर्ड्स का। अब हम चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द मैन पर। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द मैन में हमें पढ़ने से पहले ये चेक करना होगा कि उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, उसमें कौन कौन से पैसेजवेज आते हैं, उसके कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। ये देखें, नेज़ल कैविटी है जिसको हम नेयर्स भी कहते हैं। यहाँ पे पहले 2 पेयर्स ऑफ द नेयर्स होते हैं, नोस्ट्रल्स होती हैं जहाँ से ऑक्सीजन इनहेल होगी। फिर ये जो कैविटी दिखा रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? नेज़ल कैविटी। अब ये जो नेज़ल कैविटी है यहाँ से एयर नीचे जाएगी, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे सॉफ्ट पैलेट, और ये वाला जो हॉलो पोर्शन है, खाली पोर्शन, इसको हम क्या कहेंगे? फेरिंग्स। जब ये फेरिंग्स से नीचे आ रहा है तो हमें यहाँ पे लेरिंग्स नज़र आ रहा है। लेरिंग्स के ऊपर एक ओपनिंग है जिसको हम क्या कह रहे हैं? ग्लोटिस, और इस ग्लोटिस को बंद करने के लिए एक छोटा सा फ्लैप ऑफ टिश्यू है जिसको हम क्या कहेंगे? एपिग्लोटिस। अब ये जो एपिग्लोटिस है इसकी इम्पोर्टेंस और सॉफ्ट पैलेट की इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम माउथ से फूड को स्वॉलो करते हैं तो ये अपर नेज़ल कैविटी को सॉफ्ट पैलेट बंद कर देगा, और ये जो एपिग्लोटिस है, जूम कर लूँ, एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस को बंद कर देगी यहाँ पे। तो मतलब एयर जो फूड हमने लिया वो डायरेक्ट किस में जाएगा? एसोफेगस में जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? एसोफेगस, ये मैंने इन दोनों की एपिग्लोटिस और सॉफ्ट पैलेट की इम्पोर्टेंस बताई। अब क्या होगा? एयर जो है वो फेरिंग्स से नीचे आकर कहाँ आएगी? लेरिंग्स में आएगी। लेरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि यही वो जगह है यहाँ से जहाँ से हम बात करते हैं तो साउंड जनरेट होगा। उसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को सराउंड करते हैं सी शेप्ड कार्टिलेज, क्योंकि इसकी मसल जो है वो क्या हो? कोलैप्स ना हो जाए, वो बंद ना हो जाए, इसके लिए उसको सी शेप्ड कार्टिलेज सराउंड करते हैं। उसके नीचे हमारे पास आ रहे हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस में जब ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा कि उसके बाद जल्दी से ही लंग्स शुरू हो जाएंगे। जब लंग्स शुरू हो गए तो वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा ब्रोंकाई किसमें? ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स क्या देंगे? हमें एल्विलाई देंगे, और एल्विलाई ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर में बंच में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं बंच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है ग्रेप लाइक। तो ये जो है हाईली वस्कुलराइज्ड होते हैं, इनको आर्टरी एंड एक साइड से सप्लाई करते हैं, दूसरी साइड से कौन सा सप्लाई करता है? वेन्यूलर एंड, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई आराम से इसको मिल सके एल्विलाई को। अब हमने बता दिया कि इसमें पेयर्ड लंग्स होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, लेकिन आप इसमें ऊपर क्या सराउंड करता है लंग्स के ऊपर, मैं आपको फिगर में दिखा देती हूँ। ये वाली फिगर देखें,
इस फिगर में ये दिखा रहा है कि ये जो रिब केज है, इसको हम पूरे को, ये जो आपको बोन्स रिब्स नज़र आ रही हैं, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? रिब केज। इसमें 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स होती हैं। आप 1 से लेकर 12 तो काउंट करोगे तो इस साइड भी 12 होंगी और इस साइड भी 12 होंगी। ये हो गई 12 रिब्स। इसके पीछे ये जो आप देख रहे हैं ये है वर्टिब्रल कॉलम, और आगे से ये वाली जो बोन आपको दिख रही है ये है स्टर्नम। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगी? रिब केज। और इसमें एक स्पेशलाइज्ड मसल होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो इंटरकोस्टल मसल मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की मेनली। एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरी होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। बाकी एक जो ये वाली आपको दिखा रहे हैं ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके कोर्स के हिसाब से। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपको दिखा रहे हैं कि ये रिब के साथ कैसे अटैच्ड है, ये रिब से अटैच होती है। और ये जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ये जो है इस स्टर्नम की साइड से रिब से अटैच होती है, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो फिर जो लेटरल साइड है वहाँ से अटैच, लेटरल मतलब जो साइड वाला पोर्शन है वहाँ से अटैच होती है। ये मैंने आपको अटैचमेंट बता दी कि कैसे होती है। देखिए इसमें भी दिखा रहा है जूम करके कि ये जो है वो इस साइड फाइबर्स होते हैं इसके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के, और इंटरनल इंटरकोस्टल के फाइबर्स उसके अपोजिट रन करते हैं। और ये दोनों मसल्स जो हैं वो हमें इनहेल और एक्सहेल करने में हेल्प करती हैं। तो ये जो मैंने आपको रिब्स ये सारा बताया, इसको हम थोरेसिक कैविटी को कहते हैं जिसमें मसल्स होती हैं। और अब जो ये नीचे, इसके नीचे एक मसल होती है जिसको हम क्या कहते हैं? डायफ्राम। ये लंग्स दोनों लंग्स के नीचे क्या होगा? डायफ्राम होगा। अब डायफ्राम का फंक्शन क्या होता है? ये भी जो है लोअर होता है या ऊपर होता है, तो ये भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये वाली जो पूरी यहाँ तक है इसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। इसके नीचे होता है डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन। अब आप देखेंगे कि आपको ये जो है ये कट सेक्शन शो हो रहा है। आई होप आपको सही नज़र आ रहा हो। आपको ये कट सेक्शन शो हो रहा है। ये जो है वो रिब्स हैं, ये है लंग्स, ये लंग्स की लाइनिंग ये है। उसके बाद जो है ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, एक साइड ये इंटरनल साइड, ये दूसरी साइड, क्योंकि 2 लेयर्स ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं। उसके बीच में ये जो है प्लूरल कैविटी होती है। यहाँ पे आप प्लूरल कैविटी में एक लुब्रिकेंट फ्लूइड होता है जो कि लंग्स को इजीली इनहेल और एक्सहेल करने में हेल्प करता है। इसकी एब्सेंस में क्या होगा कि लंग्स जो हैं उसमें सही तरीके से जो रब नहीं हो पाएंगे और इनहेल एक्सहेलेशन मुश्किल हो जाएगी। अब एयर पैसेज वेज तो मैंने आपको पहले बता दिए, पर फिर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। मैंने आपको नॉस्ट्रल्स का बताया। नॉस्ट्रल के कौन सी होती हैं? एक होती है एक्सटर्नल लेयर्स या एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। उसके बाद क्या आती है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल वो होती है जो हमारे नोज़ में अपेयर नहीं होता, दोनों साइड पे ओपनिंग है, उन दोनों को हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। उसके बाद क्या आता है? नेज़ल कैविटी, मैंने आपको फिगर में दिखा दी। उसके बाद भी एक ऐसी ट्यूब लाइक पोर्शन आता है जिसको हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल। एंड देन क्या आएगा? फेरिंग्स आएगा। अब ये जो नॉस्ट्रल वाला पोर्शन है इसमें क्या क्या होता है? सीलिया होता है और म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, और सेंस के लिए, सेंस ऑफ द स्मेल के लिए सेंसरी सेल्स होते हैं। हमारे नोज़ में से हमें सेंस ऑफ स्मेल कहाँ से मिलता है? सेंसरी सेल्स से। और सीलिया, हेयर और म्यूकस सेल्स का फंक्शन क्या होता है? ताकि वो डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स और जो अनवांटेड बैक्टीरियाज हैं जो हमारे अंदर नहीं आने चाहिए उनको स्टॉप करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट पार्टिकल्स, इन सब को फ़िल्टर आउट कर लेते हैं ताकि वो अंदर लंग्स में जाके कोई बीमारी ना फैला दें। और उसके बाद फेरिंग्स जो है वो लेरिंग्स में जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि लेरिंग्स जो है वो एक ओपनिंग
की तरह से खुलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस को एक कवर फ्लैप ऑफ टिश्यू सराउंड करता है, जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। उसके बाद आ गया ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है उसमें भी गॉबलेट सेल्स होते हैं और सीलिया होती हैं, और उनका फंक्शन भी फर्दर यही होता है कि वो जो थोड़े थोड़े बचे हुए हैं डस्ट पार्टिकल्स या बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो उनको फर्दर अंदर जाने से स्टॉप करें लंग्स में। एंड देन क्या होगा कि ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा। ब्रोंकाई और ट्रैकिया जो हैं इन दोनों को सी शेप्ड कार्टिलेज सराउंड करते हैं। कौन से कार्टिलेज? ऐसे फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रैकिया, इसको ऐसे सी शेप्ड कार्टिलेज सराउंड करेंगे ताकि ये जो इसकी मस्कुलर वॉल है ना, ये ऐसे ऐसे कोलैप्स ना हो जाए दोनों में। अगर ऐसे कोलैप्स हो जाएगी तो एयर का अंदर आना मुश्किल हो जाएगा। ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। उसके बाद आता है लंग्स। लंग्स में मैंने आपको प्लूरल मेम्ब्रेन और कैविटी के बारे में बता दिया, लेकिन लंग्स का ये भी लिखा हुआ है पेयर्ड हैं, सॉफ्ट, स्पंजी एंड हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स। वेस्कुलराइज का मतलब ये होता है कि इसमें वेजल्स के नंबर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं ताकि ब्लड सप्लाई लंग्स को अच्छा हो। अब बोलते हैं कि लंग्स जो हैं वो लंग्स, एक होता है राइट लंग, दूसरा होता है लेफ़्ट लंग। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो राइट लंग आप कंसीडर करो और ये है फॉर एग्जांपल लेफ़्ट लंग, तो राइट लंग जो है वो 3 लोब में डिवाइड होता है और जो लेफ़्ट लंग है वो 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है। अब लोब्स का क्या मतलब है? लोब्स का मतलब है पार्ट्स। मतलब कि राइट लंग में क्या होगा कि 2 लाइंस ऐसे डिवाइड करेंगी लंग को, तो ये कितने पार्ट हो गए? 1 2 3। इन डिफरेंट पार्ट को हम क्या कहेंगे? लंग का लोब। और 2 लोब्स इसमें इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें एक ही लाइन, ओब्लिक लाइन होती है, वो ड्रॉ, तो उसको हम क्या कहेंगे कि लेफ़्ट लंग में कितने लोब हैं? 2 लोब हैं, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्दर क्या होगा कि ब्रोंकियोल्स में ब्रोंकाई डिवाइड होगा। उसके बाद क्या होगा? एयर सैक्स और एल्वुलाई में जाएंगे, और एल्वुलाई को हम कहते हैं अपनी रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस हम एल्वुलाई को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होनी है, और इसमें सारी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो रेस्पिरेटरी सरफेस को चाहिए होती हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? एक होता है कि वो मॉइस्ट होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ कि उसका लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी इज़ कि उसमें सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं, इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ द लंग। अब मैं आपको एल्वुलाई का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। पहले यहाँ से देखते हैं, ब्रोंकस से आके ब्रोंकियोल्स में डिवाइड किया। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ये ब्रोंकियोल्स आए, यहाँ पे क्या करते हैं? ये ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे ब्रांचेस देते हैं। तो ये जो मैंने बनाई है ब्रांच, इसको हम बोलते हैं एल्वुलर डक्ट। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एल्वुलर डक्ट। फिर ये जो है वो बंच ऑफ द एल्वुलाई में डिवाइड होती है। वीडियो स्टक नहीं है? ये जो एल्वुलाई जो है उसके बाद क्या होगा, ये इसको जूम करके दिखाया गया है। इस एक को हम कहेंगे एल्वुलस, और जब हम इन सब को मिलाकर क्या कहेंगे? प्लूरली एल्वुलाई। और ये जो दिखाई गई है इसको हम कहते हैं एल्वुलर डक्ट। अब इसमें ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं और कैसे आ रहा है? एक तरफ से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आएगा वेन्युलर एंड से, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा आर्टीरियल एंड से। और ये जो बीच में है इसको हम कहते हैं कैपिलरी सिस्टम। ये है एक 1 एल्वुलस, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 एल्वुलस एंड इट्स एसोसिएटेड कैपिलरीज। अब हम इस एल्वुलस को अगर इंटरनली देखेंगे,
ये है फॉर एग्जांपल इसका आउटर सरफेस और ये है एल्वेलस का इंटरनल सरफेस। इंटरनली हम अगर एल्वेलस को देखेंगे तो उसको थिन मेम्ब्रेन सराउंड करेगी, जिसको हम क्या कहेंगे, सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट का फंक्शन ये होता है कि जो इंटरनल सरफेस टेंशन है उसको वो रिड्यूस करेगा। यहाँ पे लिखा है द इंटरनल एरिया ऑफ एन एल्वेलस इज़ प्रोवाइडेड विद द thin layer of fluid containing surfactant. It reduces the internal surface tension to prevent the collapsing during the gas exchange. Collapsing का मतलब क्या होता है, during gas exchange collapsing कैसे होगी? For example, this is the alveoli. जब इसमें ऑक्सीजन अंदर आई तो ये इन्फ्लेट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गई, तो ये वैसे अगर इसमें सरफेक्टेंट नहीं हुआ तो ऐसे ये कोलैप्स हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके लिए इसमें जो है सरफेक्टेंट की लेयर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर सरफेक्टेंट कम हो जाता है तो हमें क्या होती है, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी महसूस होती है। यहाँ तक आपको समझ आ गया तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ ब्रीथिंग इन द मैन। जल्दी बताएं, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मैं आगे चलती हूँ। अब ब्रीथिंग इन मैन। अब ब्रीथिंग का मतलब मैंने आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताया था कि ब्रीथिंग का मतलब होता है सिर्फ जब हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। स्लोप्स का मैं बाद में बता देती हूँ। और रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन ली है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल में जा कर के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और हमारी बॉडी को सप्लाई करेगा। उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहेंगे। लेकिन जो सिर्फ इनहेल और एक्सहेल हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग होती है वो 2 प्रोसेस से होती है, एक होती है इनहेलेशन और दूसरी होती है एक्सहेलेशन। जब इनहेलेशन हम करेंगे तो हमारा जो मेन में टाइप ऑफ ब्रीथिंग होता है वो होता है नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग मैंने कल भी आपको बताई थी, लेकिन थोड़ा सा आज भी बता देती हूँ। यहाँ पे आप देखें, रेफरेंस भी है। नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग क्या होगा कि डिक्रीज इन प्रेशर इन द थोरेसिक कैविटी इन रिलेशन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, 1 atm जो नॉर्मल होता है, और हमारे जो लंग्स हैं वो ऐसे पड़े हैं और नीचे से क्या है, ऐसे डायफ्राम, ऐसे डोम शेप डायफ्राम होता है। जब हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं तो क्या होगा, ये डायफ्राम नीचे हो जाएगा और लंग्स का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एयर आ गई तो लंग्स एक्सपांड हो गए। लंग्स एक्सपेंड हो गए तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब लंग्स एक्सपेंड हो गए तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया लंग का। तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को फॉलो करके हम देखेंगे तो मतलब क्या हो गया, अंदर लंग्स में प्रेशर कम हो गया एज़ कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर। मतलब फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में 1 atm है तो अंदर कितना हो जाएगा, कंसीडर करते हैं 0.8 atm। मतलब इसको हम नेगेटिव प्रेशर कंसीडर करेंगे। नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग जो है वो मैन में होती है और जो पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग सिर्फ और सिर्फ एम्फीबियंस में होगी। अभी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। इनहेलेशन जब हम इनहेल करते हैं, इस वाली फिगर में देखेंगे इंस्पायरेशन में, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारी जो है वो रिब्स अपवर्ड मूव कर रही हैं ऐसे, और ये जो हमारा स्टर्नम है ये ऐसे बाहर की तरफ मूव करेगा। आप इसको फील भी कर सकते हैं, स्टर्नम ऐसे बाहर की तरफ मूव करेगा और जो ये रिब्स हैं वो अपवर्ड मूव करेंगी, और ये जो डायफ्राम है ये लोअर होगा। ये एरो भी दिखा रहे हैं, ये लोअर हो रहा है जब हम एयर इन लेंगे। उसके अलावा जो मैंने आपको दिखाई थी एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये उसका फंक्शन ये होता है जब हम इंस्पायर करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सी मसल करती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो रिलैक्स करेगी। फॉर एग्जांपल
कि ये है हमारी चेस्ट कैविटी, यहाँ पे है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और उसके अपोजिट में क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगी और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। जब एक्सटर्नल का मतलब ये समझ लें कि एक्सटर्नल मतलब बाहर आना, तो जब हम एयर अंदर ले रहे हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो रही है और जो हमारे स्टर्नम है ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो तब क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स कौन सी मसल होंगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और डायफ्राम भी लोअर हो जाएगा। तो हमारा जो इंस्पायरेशन है ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है क्योंकि हमारी चेस्ट कैविटी इसमें एक्सपेंड हो रही है। अब साइड व्यू ऑफ द थोरेसिक केज भी बता रहे हैं, इसमें भी देखें एरो ये नीचे जा रहे हैं, मतलब डायफ्राम लोअर होगा, एरो इन हो रही है, ये जो स्टर्नम है ये भी ऊपर की तरफ आ रहा है। अब ये क्या है, एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन में इसका अपोजिट प्रोसेस होता है। अपोजिट प्रोसेस का मतलब ये देखें, ये इसमें आपको एक्सपेंडेड हर चीज़ नज़र आ रही है और इसमें हर चीज़ कॉन्ट्रैक्टेड नज़र आ रही है। मतलब एयर जब आउट जाएगी तो ये क्या होगा, ये वापस अपनी जगह पे आएंगे। यहाँ पे डायफ्राम जो है वो थोड़ा नीचे हुआ था, यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऐसे डोम शेप ऊपर हो गया है और चेस्ट कैविटी अपने नॉर्मल साइज़ पे आ गई है। ये है एयर आउट प्रोसेस। जब हम एयर को आउट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि उल्टा प्रोसेस होगा। मैंने आपको इसमें बताया कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और इंटरनल जो है रिलैक्स करेंगी। इसमें क्या होगा कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, यहाँ पे भी लिखा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होंगी और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल अकर्स, जो रिब्स को डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव करवाएंगी। और ये जो प्रोसेस होता है एक्सपायरेशन, ये पैसिव प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी एनर्जी की नीड हमें नहीं होती। ये दोनों थे ब्रीथिंग के मैकेनिज़म्स। मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देती हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, आप इसमें गौर करें, जब ये पार्ट्स दिखा रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, मैं इसको थोड़ा आगे कर देती हूँ। नेज़ल कैविटी लाइंग विद द सीलिया, म्यूकस मेम्ब्रेन, द ब्लड कैपिलरीज। जो एयर जो है वो किससे फिल्टर होगी, सीलिया से, और मॉइस्ट किससे होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन से। उसके बाद हम नीचे आ रहे हैं, फिर है फेरिंग्स, फिर नीचे ट्रैकिया की तरफ आ रहे हैं, फिर है एपिग्लोटिस, फिर आप देखें जब भी फूड नीचे गया तो ये बंद हो गया, फिर लेरिंग्स की तरफ नीचे एयर आ गई। अब ये जब इंस्पायर कर रहा है तो इसकी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो रही है, और जो एक्सपायर कर रहा है एयर बाहर जा रही है तो इसकी चेस्ट कैविटी क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है अंदर की तरफ। अभी अंदर दिखा रहे हैं कि ये ब्रोंक्यूल्स हैं, फिर ये हमारे एल्वेलाई जो हैं इसको हमने जूम करके दिखा दिया, इसको ब्लड कैपिलरीज एल्वेलर से, ये है हमारी एल्वेलर डक्ट, ये है हमारे एल्वेलाई प्लूरल, और इसमें जो एक एक बीड है इसको हम क्या कहेंगे, एल्वेलाई। इस ये था, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आगे हम स्टार्ट करें रेस्पिरेटरी। आगे हम पढ़ेंगे रेट ऑफ ब्रीथिंग। अब रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है, मतलब ब्रीथिंग का भी हमारी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग का रेट जो है वो बढ़ जाता है, हम फास्ट ब्रीथ करते हैं, या फिर जब हमारी ब्रीथिंग जो है कभी कभी स्लो भी हो जाती है किसी किसी टाइम पर। तो ये कैसे होती है, रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंज कैसे होगा, पहले मैं आपको बता देती हूँ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का फ़र्क क्या होता है। जब हम अपनी मर्ज़ी से एयर को इनहेल और एक्सहेल करने की कोशिश करेंगे तो हम कर पाएंगे, वो हमारा क्या होगा, वॉलंटरी कंट्रोल। वॉलंटरी का मतलब ये होता है जो हमारे विल में है, अंडर आवर विल जो भी चीज़ हो उसको हम क्या कहेंगे, वॉलंटरी।
जैसे कि हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम अपने आइज़ की मूवमेंट करते हैं, वो सारी हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं। लेकिन इनवॉलंटरी का मतलब ये होता है जो हम खुद कंट्रोल नहीं करते, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आप देखिए, जैसे आप बता सकते हैं कि जैसे ब्लिंकिंग हम करते हैं वो हमारी इनवॉलंटरी मूवमेंट है। हम कुछ टाइम के लिए उसको अपने वॉलंटरी एक्शन में ला सकते हैं, लेकिन बाद में नॉर्मली वो क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन होता है। जो हमारे अंदर डाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो है डाइजेस्ट हो रहे हैं उसको, वो भी इनवॉलंटरी है। जो हम नॉर्मली ब्रीथिंग करते हैं, रिस्पायरेट करते हैं, वो सारा इनवॉलंटरी होता है। और उसके अलावा जो हमारा लिवर फंक्शन कर रहा है, कुछ भी जो भी ऑर्गन हमारी बॉडी में, हार्ट फंक्शन कर रहा है, वो सारे इनवॉलंटरी करते हैं बाय द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या था वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग कम या ज़्यादा कैसे होता है। इस बुक में ये लिखा है कि जब हमारे ब्लड में हमारे जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं या आर्टरीज़ या वेन्स हैं, उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड और H प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारा, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, वहाँ से आउटा निकलती है, एक कैरोटिड आर्टरी भी निकलती है, आउटा भी निकलती है। जब हम कैरोटिड आर्टरी में एक स्पेशल टाइप ऑफ द बॉडीज़ होती हैं जिसको हम बोलते हैं कैरोटिड बॉडीज़, और जो हमारे आउटा है उसमें आउटिक बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। इन बॉडीज़ का क्या काम होता है कि हमारे ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, वो उसको डिटेक्ट करेंगी। कौन सी बॉडीज़? कैरोटिड और आउटिक बॉडीज़। जब ये इसको डिटेक्ट कर लेंगी तो क्या होगा कि हमारे ब्रेन के हम सिंपली अगर देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ब्रेन, कंसीडर कर लें कि उसका बड़ा एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिबेरम। उसके बाद ये पीछे छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम, और यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूब लाइक पार्ट, जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। उसके बाद स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा ये जो हमारे इंक्रीज़ हो गए कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव आयंस, तो ये कैरोटिड और आउटिक बॉडीज़ इनको सेंस करके कहाँ पे सिग्नल सेंड करती हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा को। और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ करवाता है। रेट ऑफ ब्रीथिंग जब हमारी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में और प्रोटॉन ज़्यादा बन गए हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेलेशन ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा रेट ऑफ ब्रीथिंग होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में से कम हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अपोजिट केस हो रहा है कि ये दोनों कम हो गए हैं, तो हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। जब रेट ऑफ ब्रीथिंग स्लो रेट ऑफ ब्रीथिंग हो गया तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये पार्ट है ब्रेन का, ठीक है, और ये हैं हमारे लंग्स। ये बता रहे हैं, ये जो मैंने आपको कैरोटिड और आउटिक बॉडीज़ बताई, ये होती हैं केमो रिसेप्टर्स, जिसको हम केमो रिसेप्टर्स कहते हैं क्योंकि ये केमिकल को सेंस कर रही हैं। तो क्या होगा जब कैरोटिड और आउटिक बॉडीज़ स्टिमुलेट होकर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हाइंड ब्रेन में पोर्शन होता है उसको भेजेंगी, तो ये वेगस नर्व और दूसरी जो फ्रेनिक नर्व होती है टू द डायफ्राम, उसके थ्रू क्या करेगा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को स्टिमुलेट कर देगा। जब वो उनको स्टिमुलेट कर देगा तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये मैंने आपको बताया कि ये प्लाज्मा में होता है, लेकिन हमारे जो ब्रेन है उसमें CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो वो मेडुला जो है वहाँ पे डायरेक्टली हमारे ब्रेन से पता लगाएगा, इन दोनों की ज़रूरत ब्रेन में नहीं पड़ती, तो वहाँ से ही वो रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ा देगा। जैसे कि इसमें आप रेफरेंस ले लेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं तो वो इम्पल्स किसको भेजते हैं? इंटरकोस्टल मसल को एंड डायफ्राम टू इंक्रीज़ द ब्रीथिंग रेट।
तो ऐसे हमारी बॉडी में क्या कंट्रोल होता है, ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट कम्प्लीटली क्लियर हो गया आपको, या मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं? जल्दी बताएं। चलें, पीछे मुझे क्वेश्चन पूछा था लोब्स के बारे में, तब तक मैं लोब्स बता देती हूँ। लोब्स का मतलब होता है, एक होता है राइट लंग, दूसरा होता है लेफ़्ट लंग। ठीक है, बोलते हैं कि राइट लंग में 3 लोब्स हैं और लेफ़्ट लंग में है 2 लोब्स। 2 लोब का मतलब होता है कि लेफ़्ट लंग के 2 पार्ट्स हैं और जो राइट लंग है उसके 3 पार्ट्स हैं। मतलब 2 लाइंस ऐसे निकलती हैं, ये आप फर्स्ट ईयर MBBS में इंशाल्लाह जल्दी आकर पढ़ेंगे कि ये 2 लाइंस होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है ओब्लिक लाइन। ठीक है, ये दोनों जो लाइंस होती हैं वो राइट लंग जो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3। और यहाँ पे जो है वो एक ही लाइन होती है, एक ही फिशर होता है, वो लेफ़्ट लंग को 2 लोब में डिवाइड करता है, 1 और 2। इसमें 2 लाइन्स की वजह से इसके 3 पार्ट्स हो गए, इसमें 1 लाइन की वजह से इसके 2 पार्ट्स हो गए। अब रेट ऑफ ब्रीथिंग का भी कोई लोग कह रहे हैं कि थोड़ा रिपीट कर दें, तो मैं फास्टली रिपीट कर देती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है हमारे ब्लड में जब इंक्रीज़ हो जाएगा, या हमारे CSF में, मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन में होता है, उसमें जब इंक्रीज़ हो जाएंगी ये दोनों चीज़ें, तो क्या होगा कि कैरोटिड या आउटिक बॉडीज़ जो हमारे केमो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंस करके मेडुला ऑब्लोंगेटा जो पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो पार्ट है ब्रेन का, उसको सिग्नल भेजेंगे। और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, वेगस नर्व और डायफ्राम वाली जो नर्व है, फ्रेनिक नर्व के थ्रू सिग्नल भेजेगा, इम्पल्सेस भेजेगा। वो इम्पल्सेस इंटरकोस्टल मसल को जाएंगी। इंटरकोस्टल मसल क्या होगी, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जल्दी रिलैक्स करेंगी। जब तो क्या होगा, रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ हो जाएगा। रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ हो गया, देन अब अगर रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ हो गया तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन द डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये जो सेशन है, इस सेशन के लास्ट में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी इस चैप्टर के। उसके अलावा आपको रीडिंग तो मस्ट देनी है कहीं से भी, क्योंकि आ सकते हैं। अब 80 MCQs ऑफ द बायोलॉजी हो गए हैं और ज़्यादातर मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, आप अगर बुक की कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके 80 to 90% MCQs ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो अब डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। डिसऑर्डर्स में हमारे पास अभी तो लंग 4 डिसऑर्डर्स इस बुक में बताए गए हैं। एक होता है लंग कैंसर, दूसरा है एम्फाइसमा, थर्ड वन इज़ द एस्थमा एंड फोर्थ वन कौन सा है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को हम शॉर्ट फॉर्म में TB भी कहते हैं। अब लंग कैंसर में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब हम स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, या जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो स्मोक क्या कंटेन करती है, हाई अमाउंट ऑफ निकोटीन और सल्फ़र डाइऑक्साइड। जो सल्फ़र डाइऑक्साइड और निकोटीन होते हैं वो हमारे सीलिया जो होते हैं, सीलिया हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हमारे नोज़ में प्रेजेंट होते हैं, ट्रेकिया में, ब्रोंकस में। ये इन सीलिया का क्या काम होता है, ये डस्ट को हमारे लंग्स में नहीं जाने देती और जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ताकि वो इन्फेक्ट ना हो किसी भी डिजीज़ से। लेकिन जब हमारे सीलिया ही ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके हमारे लंग में सेटल होना शुरू हो जाएंगे। जब आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़्यादा तादाद हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जो सेल हैं, नॉर्मल सेल्स ऑफ द लंग्स को, उसके ऊपर वो क्या करेंगे, एबनॉर्मली डिवाइड करेंगे। एबनॉर्मली डिवीज़न को हम क्या कहते हैं, एमाइटोसिस। ये आपने इंटर में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 7 सेल साइकिल में। एमाइटोसिस हमेशा कैंसरस सेल्स में होती है।
किसी भी टाइप का कैंसर हो, चाहे ब्लड कैंसर हो, लंग कैंसर हो, ए माइटोसिस कैंसरस सेल्स में होगी। ए माइटोसिस का मतलब ये होता है जो माइटोसिस है वो एबनॉर्मल माइटोसिस हो रही है, मतलब जो नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी है वो नहीं बन रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल जो हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे बॉडी में। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल हमारी बॉडी में इंक्रीज़ होते जाएंगे देन क्या होगा कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में स्प्रेड होते जाएंगे। जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वो स्प्रेड होंगे तो क्या होगा कि दी सेल्स एबनॉर्मल न्यूक्लिया ब्रेक द थिकेंड एपिथेलियल लाइनिंग। हमारे जो लंग्स होते हैं उसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसमें जो छोटे छोटे एल्वेलाई हैं वो सिंगल एपिथेलियल लाइनिंग से कवर्ड होते हैं, मतलब उसका जो कवर होता है वो एक ही होता है। तो जब एबनॉर्मल डिवीज़न हो रही होती है तो क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे उसकी एपिथेलियल लाइनिंग पे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये थिक लाइन बना देगा ऐसे। जब ये थिक लाइन बना देगा तो ये जो हमारी बॉडी की असली लाइनिंग है, हमारी बॉडी की असली लाइनिंग है वो कमज़ोर होती जाएगी और हमारे एल्वेलाई जो हैं वो ऐसे रप्चर हो जाएंगे, तो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी में बढ़ गए हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में स्कैटर होके थ्रू द ब्लड वो कैंसर कर देंगे, कॉजिंग द कैंसर। ठीक है, पेनिट्रेट इनटू द आई अदर टिश्यूज कॉजिंग द कैंसर। दैट्स वाई स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड। अब दूसरी जो है उसको हम कहते हैं इन्फाइसिमा। इन्फाइसिमा में क्या होता है कि हमारे लंग्स जो हैं उसमें भी दो गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसेस जो हैं हमारे एल्वेलाई को क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी, डिटोरिएट कर देंगी। हमारे एल्वेलाई को डिटोरिएट कैसे करती हैं, ये दोनों पॉइजनस गैस है। जब हम पॉइजनस गैस ज़्यादा टाइम तक इनहेल करते रहेंगे, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहाँ पर ये दोनों गैसेस ज़्यादा पाई जाती हैं। जब हम कंटिन्यूसली इनहेल करेंगे इन गैसेस को तो हमारे एल्वेलाई क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे और लंग्स क्या हो जाएंगे, हार्डर हो जाएंगे। जब एल्वेलाई हमारे रप्चर हो जाएंगे तो ब्रीथिंग में ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी होगी और ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन सेल्स को, इन सब चीज़ों को क्या मिलेगी, ऑक्सीजन कम मिलेगी। हमारे लंग्स भी हार्ड हो जाएंगे। इसमें यही मैंने बताया कि विक्टिम्स ब्रीथिंग बिकम्स लेबर डे बाय डे। वो डे बाय डे जैसे ही एल्वेलाई के नंबर कम हो जाएगा और लंग्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड होते जाएंगे बिकॉज ऑफ द एल्वेलाई रप्चरिंग, देन ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट हो जाएगी डे बाय डे। और इन्फाइसिमा में पर्सन क्या हो जाता है, इरिटेबल, डिप्रेस्ड और स्लगिश। अब इसका रीज़न ये है कि बंदा इरिटेबल, डिप्रेस्ड और स्लगिश इन्फाइसिमा में इसलिए होगा ताकि जो हमारा ब्रेन है उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम जा रही है। तो ऑक्सीजन सप्लाई जब हमारे ब्रेन को कम जाएगी तो वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं करेगा, तो उसके लिए हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन स्लो हो जाएंगे। जब सारी बॉडी के फंक्शन स्लो हो जाएंगे तो हम स्लगिश भी फील करेंगे, डिप्रेस्ड भी फील करेंगे और इरिटेबल भी फील करेंगे। स्लगिश का मतलब होता है कि लेजीनेस। एपोप्टोसिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द कैंसर। एपोप्टोसिस नॉर्मली सेल में भी होती है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और जो कैंसर सेल्स होते हैं वो प्री प्रोग्राम्ड जब हमारी बॉडी में आएंगे उसके बाद ही जो है अमाइटोसिस करते हैं। एपोप्टोसिस जो है हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल ये हमारी फिंगर्स हैं, ये पहले कैसे होती हैं, डक की तरह होती हैं। इन फिंगर्स के बीच में क्या होते हैं, ये सेल्स कनेक्टेड होते हैं। जब अब फॉर एग्जांपल दीज आर द फिंगर्स, इन फिंगर्स के बीच में ऐसे डक्स की तरह क्या होंगी, लेयर्स होंगी। ये लेयर्स जो हैं वो डीजेनरेट होंगी बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है और क्या है, प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। ये इसको हम एमाइटोसिस से कंपेयर नहीं कर सकते। फिर भी मैं आपको सेकंड टाइम फर्दर क्लियर कर दूंगी। एम्फाइसेमा हो गया एंड देन क्या हो गया,
अब हम पढ़ते हैं एस्थमा। एस्थमा इसमें नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि एस्थमा या जिसको हम एज़मा भी बोलते हैं, दिस इज़ अ टाइप ऑफ एलर्जी। ये एलर्जी जो है या तो हमें पेरेंट्स से इनहेरिट भी हो सकती है, क्योंकि ये फैमिली टर्म से इनहेरिट सबसे ज़्यादा होती है। इसका रीज़न ये है, ये एलर्जी जो है इसमें क्या होगा, जब भी हम कोई डस्ट पार्टिकल या कोई पोलिन पार्टिकल है, पोलिन ग्रेन किसी भी कहाँ से आ रहा है, या किसी एनिमल की कोई छोटी चीज़ या हमें कोल्ड है, तो उसमें क्या होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं, हमारा जो ब्रोंकियोल्स हैं, कहाँ गया, ये जो हमारे छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स हैं जिनको वो सी शेप कार्टिलेज भी सराउंड नहीं करते, तो ब्रोंकियोल्स कोलैप्स हो जाएंगे। जब ब्रोंकियोल्स कोलैप्स होंगे, मैंने आपको बताया जब कोलैप्सिंग होती है तो ब्रीथिंग में क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी। और पोलन जो है इन ब्रोंकियोल्स में पर्सन क्या है, ऑक्सीजन को इनहेल करने में और एक्सहेल करने में उसको बहुत डिफ़िकल्ट होगी कार्बन डाइऑक्साइड को। जब उसको ब्रीथलेसनेस, जब डिफ़िकल्टी ऑन ब्रीथिंग होगी या ब्रीथलेसनेस होगी, तो जब वो एक्सहेल करेगा उस टाइम क्या होगा, वीजिंग साउंड आएगा। वीजिंग साउंड का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आता है जब हम फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हों, फोर्सफुली ब्रीथ कर रहे हों, और उसमें कफिंग का भी चांस ज़्यादा होता है, और दिस एज़मा कैन बी फेटल, मतलब ये डेथ भी कॉज करवा सकती है। डिसऑर्डर दैट देयर आर रिकरेंट अटैक्स ऑफ द ब्रीथलेसनेस, मतलब जब भी पोलन या डस्ट हमारे ब्रोंकियोल्स में जाएगी तब क्या होगा कि ब्रीथलेसनेस के अटैक्स आएंगे। अब क्या है, टीबी इन्फेक्शस डिजीज़ है। ये कौन सा एक बैक्टीरिया है जो टीबी कॉज करवाता है। इसमें क्या होगा, इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे जो सिम्टम होता है टीबी का, ये होता है कि जो स्प्यूटम है हमारा, स्प्यूटम मतलब कि सिंपल फॉर एग्जांपल सिंधी है, उसमें हम उसको बलगम कहते हैं, मतलब जो म्यूकस हमारा आता है, म्यूकस हम निकाल रहे हैं, उसके साथ क्या होगा, माउथ में से जो हम म्यूकस निकाल रहे हैं उसके साथ ब्लड अपेयर होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, मेन सिम्टम है टीबी का। उसके साथ साथ दूसरे सिम्टम ये होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, अलॉन्ग विद द लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब हमें भूख लगना कम हो जाएगी, अलॉन्ग विद द स्वेटिंग एट द नाइट। स्वेटिंग एट द नाइट इज़ ऑल्सो द मेन, बिकॉज हर फीवर में नाइट में स्वेटिंग नहीं होती। उसके साथ साथ कफिंग होगी, और इनमें क्या होंगे, हमारे लंग्स बहुत वीक हो जाते हैं, और जब टीबी का ट्रीटमेंट भी इवन हो जाए तब भी पेशेंट के जो लंग्स हैं वो कुछ ना कुछ डैमेज ज़रूर रहते हैं, और उन्हें ज़्यादातर फ्लू वगैरह रहता ही है। यहाँ पे लिखा है, इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ द लंग्स, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है। पास्ट में ये मेजर किलर ऑफ द डिज़ीज़ था, लेकिन अब इसकी जो मेडिसिन हैं वो आ गई हैं, और इसकी मेडिसिन 6 to 9 मंथ्स चलती हैं। इसके सिम्टम्स ये बता रहे हैं कि ब्लड इन स्प्यूटम आएगा, पेन इन चेस्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर, स्वेटिंग एट नाइट, ये वाला मेन है, और स्प्यूटम वाला भी, और वेट लॉस अलॉन्ग विद द पुअर एपेटाइट। इट कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन लीडिंग टू द डेथ। और ये जो डिज़ीज़ है इसमें क्या होता है, हम जब कफ़ कर रहे हैं तो हमारी जो कफ़िंग के साथ एक ड्रॉपलेट्स जो हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। अगर वो वाटर ड्रॉपलेट्स किसी और इंसान को लग गए तो उसको भी टीबी हो सकती है, बिकॉज़ वो जो एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स हैं उसमें जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो ट्रैवल करता है। एज़मा के प्रिकॉशंस ये होते हैं कि आप डस्ट या पोलन या ऐसी चीज़ें इनसे दूर रहो जो एलर्जी कॉजिंग है, मतलब जो इसको कॉज करवा रहे हैं, इन कॉजेज़ से आप दूर रहने की कोशिश करो। दूसरी बात यह है कि गर्मी में ना रहो, कोशिश हो कि बंदा वेंटिलेटेड एरिया में रहे, क्योंकि गर्मी में भी जो हैं ब्रोंकियोल्स जो हैं कोलैप्स होंगे, स्पेशली ऑफ द एस्थमा के पेशेंट्स को।
अब इन चारों जो ये चारों डिसऑर्डर्स ऑफ द लंग्स हैं, इनमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ। ये जो लंग कैंसर है, ये लंग कैंसर मेनली जो है हमारे लंग्स के एल्विलाई को अफेक्ट करता है और हमारे पूरे लंग्स को, अल्टीमेटली हमारे पूरे लंग्स को अफेक्ट करेगा। और इन्फाइसेमा जो है मेनली पहले एल्विलाई को अफेक्ट करेंगी और एज़मा जो है हमारे ब्रोंकियोल्स को अफेक्ट करते हैं, डिसऑर्डर ब्रोंकियोल्स को अफेक्ट करते हैं। और जो ट्यूबरक्लोसिस है ये भी ऑलमोस्ट सारे लंग्स को, मतलब दिस एस्मा किसको करेगी, ब्रोंकियोल्स को। दिस वन इन्फाइसेमा किसको अफेक्ट करेगी, एल्विलाई को। एंड टीबी जो है वो पूरे लंग्स को, अलॉन्ग विद दिस लंग कैंसर भी पूरे लंग्स को। स्प्यूटम का मतलब ये होता है कि जो हमारे एयर ड्रॉपलेट्स हैं और उसके साथ म्यूकस हम मिला के जो हमारा बाहर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्यूटम। जब स्प्यूटम में ब्लड आ जाएगा तो वो क्या उसका मेन कॉज क्या है, इसका मतलब है कि उस बंदे को क्या हो गई है, टीबी। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दें, ताकि मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है जो ज़्यादातर स्टूडेंट को समझ नहीं आता वो मैं समझा दूं। अब ये जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हमारी बुक में डिफरेंट जगहों पे यूज़ होता है, लेकिन काफ़ी दफ़ा हमें समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। सरफेस, फॉर एग्जांपल स्प्यूटम जो है वो सिर्फ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का जो म्यूकस होगा उसको हम स्प्यूटम कहेंगे। बाकी जो डिफरेंट म्यूकस है वो किसी भी जगह पे हो सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वगैरह। जब हम रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकस को कहेंगे, को एलॉबरेट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, स्प्यूटम। अब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कंसीडर करें, हम एक क्यूब लेते हैं, एक क्यूब लिया हमने, ठीक है। जब हमने एक क्यूब लिया, कंसीडर करते हैं यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या हो गया, 1 इंटू 1, 1 यहाँ से 1 यहाँ से, टोटल 2। और इसका वॉल्यूम, इसका जितने पार्टिकल हैं उतने वॉल्यूम बताएगा। मतलब ये एक क्यूब है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1। सरफेस एरिया इसका हो गया 2, कंसीडर करते हैं। या इसके कितने पार्ट्स होते हैं क्यूब के, 1 2 3 4 5 6 6 साइड्स होती हैं, तो 6 साइड के हिसाब से टोटल कितना उसका एरिया हो जाएगा, 6। अब कंसीडर करें, हम लेते हैं 8 क्यूब्स। 8 क्यूब्स जब हमने ले लिए तो ये डबल हो गया, तो ये पूरा क्या, यहाँ से क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। जब एक क्यूब में सरफेस एरिया हमारे 6 साइड्स हैं एक क्यूब में, तो हमारा सरफेस एरिया 6 हुआ। तो जब 2 2 जा 4, जब हमारे 8 क्यूब्स हैं तो हमारा उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 8 4 जा 32। जब हमारा 32 एरिया हुआ और हमें इसमें हमारा वॉल्यूम कितना हुआ, हमने 8 क्यूब्स लिए हैं, 8 पार्टिकल्स, तो हमारा वॉल्यूम कितना हुआ 8। जब हम इसको सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो लेंगे, जब हम इसका रेशो लेंगे, फॉर एग्जांपल 32 डिवाइडेड बाय 8, तो
सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा है और वॉल्यूम कितना है, कम है। तो हम बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी सरफेस का सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए और वॉल्यूम कितना, कम होना चाहिए। तो ये होता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा हो और वॉल्यूम कम हो। सुरहान कह रही है कि गर्मी में कोलैप्स कैसे होंगे। जब गर्मी हो, फॉर एग्जाम्पल गर्मी का मतलब ये है कि सफोकेशन हो। मेरा कहने का मतलब ये था गर्मी का मतलब सफोकेशन हो। सफोकेशन में क्या होगा कि हम ब्रीथिंग हमारी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो अस्थमा के पेशेंट्स में ये होता है, जब उनकी ब्रीथिंग स्लो हो जाती है तो उनके ब्रोंकियोल्स में केमिकल रिलीज़ होते हैं, ये आप मेडिकल में पढ़े, केमिकल रिलीज़ होकर जो ब्रोंकियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देंगे ड्यूरिंग द सफोकेशन। क्योंकि उनकी जो ब्रीथिंग है, वैसे ही हमारा ब्रीथिंग रेट स्लो हो गया है, तो केमिकल्स क्या करवाएंगे, ब्रोंकियोल्स को कोलैप्स करवा देंगे। दैट्स वाई ब्रीथलेसनेस होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के बता देती हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो होता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस के प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। वैसे आना तो आपको सब कुछ चाहिए। और दूसरी बात ये कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या है, वो कि कब ओपन होता है, कब नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन, बस ये कभी कभी एमसीक्यूज आ जाते हैं। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो फिश का सिस्टम है, काउंटर करंट फ्लो का। एंड देन बर्ड्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है। और मैन का तो हर जगह पे ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम खुद इंसान हैं। एंड देन मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगी फॉर द बायोलॉजी एमसीक्यूज़। वो बुक है रेड स्पॉट जो बुक है फॉर द बायोलॉजी एमसीक्यूज़। आप इस एक बुक को ही सॉल्व करोगे तो जो इसमें मुश्किल एमसीक्यूज़ होते हैं वो आप सॉल्व कर जाओगे। बाकी जो मुश्किल एमसीक्यूज़ आप इससे देख लोगे और जो इजी एमसीक्यूज़ हैं वो आप बुक से कवर कर सकते हो। अब ये मुश्किल एमसीक्यूज़ मेनली फॉर एग्जांपल जो मुश्किल जेनेटिक्स आती है वो रेड स्पॉट से एज इट इज़ एमसीक्यूज़ लेते हैं। आप 2017 की 16 की या पिछली टेस्ट देखोगे रेड स्पॉट के जेनेटिक्स के, अगर आप एमसीक्यूज़ चेक करोगे तो या फेडरल में भी ये यूज़ होता है। इसमें कुछ इर्रेलेवेंट भी एमसीक्यूज़ होते हैं जो फेडरल के हिसाब से होते हैं, वो आप इग्नोर कर दीजिएगा। जो आपकी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के हिसाब से वो आप इस बुक से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। दिस विल हेल्प यू अलॉट। और अगर आपको उसमें किसी में भी मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसी आईडी पर। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।